वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन ये था कि कैथोड प्लेट पे लाइट आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड के पास पहुँचेंगे। एनोड को हाई पोटेंशियल रखा था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड से कैथोड की तरफ थी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होना चाहिए था? वेव अगर होती तो क्या मतलब होता, जरा इसको सोच के बताओ मुझे। एक वेव है, वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका क्या मतलब लग रहा है? एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ या ना? तो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी चेंज होने से? एनर्जी, एनर्जी का रिलेशन तो एम्पलीट्यूड से। क्या लग रहा है क्या होगा? कुछ भी हो जाए एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। देखो, अगर तुमने वेव में ऐसा समझो, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब ऐसा समझ लो कि पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, आया ना? या चार्ज बढ़ा दिए, या पार्टिकल्स बढ़ा दिए, यही मतलब हुआ ना? या वाइब्रेशंस बढ़ा दिए, सिंपल। तो इससे करंट सिस्टम में बढ़ जानी चाहिए थी, सैचुरेशन करंट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सैचुरेशन करंट सिस्टम में नहीं बढ़ी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ उल्टे ही कांड हो गए। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया लेकिन सैचुरेशन करंट सेम रही। ठीक है, जो हमने इधर करंट वाल बनाई थी ना, इधर फोटो करंट आईपी, इधर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर हमने बोला था -VO1 -V -V3, और ये इसकी सेचुरेशन करंट मैंने IS। तो भाई साहब, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सेचुरेशन करंट चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या चेंज हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वेव से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वेव के हिसाब से तो क्या है कि भाई अगर नंबर ऑफ चार्ज पासिंग बढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि करंट बढ़ जानी चाहिए थी, वो तो बढ़ी नहीं। नहीं समझ में आया लोगों के। लेकिन लोगों ने ग्राफ बना के दे दिए कि देखो भाई ये एक हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भविष्य में जो भी साइंटिस्ट पैदा होंगे आपको बताते रहेंगे। मैंने कहा ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट समझ में आ गया कि जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। आप नामकरण कर दीजिए इसको, फ्रीक्वेंसी टू या न्यू 2 न्यू 1। ऐसा बोल रहा हूँ, न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। VO3 मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, VO2 एंड V0 1। ऐसा हो गया। ओके, ठीक है, तो छापो। शब्दों में कहो तो लिखा दूँ। हेडिंग आपने लिखी ली है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिखा दें? when frequency of radiation is increased when frequency of radiation is increased, stopping potential increases. Stopping potential increases. Stopping potential increases, but saturation current almost remains same. But saturation current almost remains same. समझ गई बात? It is also observed that it is also observed that below certain frequency below certain frequency it is also observed that below certain frequency photoelectrons don't come out. Photoelectrons don't come out.
नेक्स्ट लाइन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which the minimum frequency at which the minimum frequency at which photoelectrons ejected या eject photoelectrons eject is called threshold frequency, is called threshold frequency or cutoff frequency, threshold frequency or cutoff frequency. ठीक है, corresponding wavelength is called threshold wavelength, corresponding wavelength is called threshold wavelength. ये तुम्हें समझ में आया बच्चों? एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तुमको चमका है क्या बोला ये इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अपन ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया. ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये कह रहा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल के ऊपर तुम कोई भी लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिनिमम उतनी तो होनी चाहिए तभी निकलेंगे. वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड. मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा. एक और ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक मिली. एक ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेट से बाहर निकल रहे हैं इनमें कोई टाइम लैग नहीं है. लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि भैया लाइट ले लो, चलो भैया हमारे साथ, ऐसा नहीं हो रहा. खट एनर्जी जिधर एनर्जी पहुंची, इलेक्ट्रॉन बाहर, इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है. तो इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो या नोट करके लिख लो. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, ये ऑब्जर्वेशन अपन ने सारी लिख ली है ना. देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस of radiation, between the incidence of radiation and emission of electrons. And emission of electron. It means it is a spontaneous process. It means it is a spontaneous process. It means it is a spontaneous process. ठीक है बंधु, तो अपन ने ये थ्योरी की बातें समाप्त कर ली हैं. वर्क फंक्शन मैंने बता दिया, वर्क फंक्शन तो बता दिया था ना लास्ट क्लास में. अगली हेडिंग लिखी जाए फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अच्छा, एक ग्राफ और बना लेना इसी वाले में, यहाँ पे अगर जगह हो तो ये वाला ग्राफ बना ले. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. ठीक है, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. ये तो इसके ऊपर ही तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो ये थ्रेशोल्ड हो जाएगी. कहीं भी बना लेना कोने में. अपन आगे बढ़ेंगे अब और हेडिंग लिखेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी. देखो मैंने समझा तो दिया ही है तुमको, मैं अब इस चीज़ को ना तुम्हें शब्दों में लिखा देता हूँ.
क्योंकि स्कूल में तो शब्दों में ही पूछेंगे, समझाने से थोड़ी कुछ होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, when light incident on surface, according to wave theory, when light incident on surface, energy is distributed, energy is distributed continuously, energy is distributed continuously over the surface, energy is distributed continuously over the surface. So electron must take a time, so electron must take a time interval, the electron must take a time interval, accumulate sufficient energy, to accumulate sufficient energy to come out. But this process is spontaneous in experiment. But this process spontaneous. ठीक है, ये पेपर में लिखने को आए ना, इसकी वजह से लिखा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बता तो दी हैं तुम्हें शब्दों में, है ना। दूसरा पॉइंट लिख लूँगी, when intensity is increased, when intensity is increased, more energetic electrons should be emitted. When intensity is increased, more energetic electrons be emitted. So the potential, so the stopping potential, so the stopping potential should be intensity dependent. The stopping potential be intensity dependent. But it is not observed. But it is not observed. ठीक है, third point, according to wave theory, according to wave theory, if intensity is sufficient, if intensity is sufficient, then at each frequency, if intensity is sufficient, then at each frequency, electron emission is possible. Intensity is sufficient, then at each frequency, electron emission is possible. It means there should not be, it means there should not be existence of threshold frequency. It means there should not be existence of threshold frequency. चमका, ठीक है। वेव थ्योरी के हिसाब से जो जो अपन को ऑब्जर्वेशन मिली वो सब उल्टी मिली।
लास्ट पॉइंट ऐसा कह रहा है कि इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो हर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। क्योंकि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा एनर्जी गेन करने में। इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में एनर्जी ले लेगा, उसके बाद निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। समझ में आ गई बात? ये तो गया। अब अगली हेडिंग लिखो, एक्सप्लेनेशन बाई चाचा आइंस्टीन। एक्सप्लेनेशन बाई, लोग भी लिखोगे क्या चाचा आइंस्टीन? कहाँ से आ गया? आइंस्टाइन, क्वांटम रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन, नेचर ऑफ मैटर। मतलब ठीक है, अगर अपन ने इतना पढ़ लिया तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। चलो डन, लिखते हैं एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, radiation absorbed by the surface are in the form of quanta. Radiation absorbed by the surface are in the form of quanta. ब्रैकेट में लिख देना फोटोन। आइंस्टाइन ने कहा यार देखो, तुम जो कह रहे हो लाइट ऐसे आ ही नहीं रही, लाइट आने का तरीका है, लाइट वेव है ही नहीं, लाइट में पार्टिकल्स आ रहे हैं, और पार्टिकल्स भी कैसे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास जीरो है। रेस्ट मास जीरो है तो उनके पास एनर्जी है। अब एनर्जी किस फॉर्मेट में है, तो उन्होंने कहा एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जैसे पार्ले जी का छोटा पैकेट आता है, ऐसे पार्ले जी के छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के पैकेट्स हैं। जिसकी भूख मिटानी है उसको एक पैकेट दे देते हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन के पास, तुमने बोला कि भाई इसमें टाइम गैप क्यों नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन मिली उसमें यही तो था कि भाई सब काम स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया। तो स्पॉन्टेनियस होने के पीछे का कारण यह है कि एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट किया है, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया और पूरी एनर्जी उस फोटोन को दे दी, उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये ऐसा नहीं है कि एक फोटोन की कुछ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चली गई, कुछ एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को चली गई, ऐसा नहीं हो रहा। इंटरेक्शन वन टू वन इंटरेक्शन है। ठीक है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी। अब इस प्रोसेस में कोई टाइम डिले नहीं हुआ, क्योंकि जब मास ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से टाइम लेगी। तो मास पूरा एनर्जी का ही पैकेट था, तुरंत इलेक्ट्रॉन को मिल गया। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। जैसे तुमने पार्टिकल माना वैसे तुम्हारी सारी चीजें खत्म सही हो गई। तुमने पार्टिकल माना तो वहां पे देखो फ्रीक्वेंसी दिख रही है तुमको, वो फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी न्यू 3 न्यू 2 न्यू 1, तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। पार्टिकल में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि तुमने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू एनर्जी होती है। अभी आइंस्टाइन ऐसा बोलेगा, अभी थोड़ी देर में बोलेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी है। ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। अब अगर तुमने फोटोन की एनर्जी बढ़ाई अगर लाइट की, तो इसका मतलब तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इसका मतलब एनर्जी बढ़ा दी। अब अगर ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो उसे रोकने के लिए भी तो ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए बात को? अच्छा, तुमने बोला कि भाई करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, सुना है कि नहीं सुना? करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, मतलब पर सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। वेव में अलग इंटेंसिटी का मतलब है, पार्टिकल में इंटेंसिटी का मतलब अलग है। एक सेकंड में पहले 100 पैकेट आ रहे थे, अब 1000 पैकेट आ रहे हैं, इंटेंसिटी ऐसे बढ़ी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी मतलब बढ़ी, मतलब जितने ज्यादा पैकेट्स आए उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी करंट बढ़ जाएगी। इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा था। तो ये क्लियर हो गया? अब लिख लो ये सब बातें। चलो भाई अंग्रेजी में लिख ली जाए। पहली बात क्या लिखी अपन ने? रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द, अच्छा फोटोन कहते हैं ना, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी।
energy of each photon depends on frequency. One photon can interact with one electron. One photon can interact with one electron at a time. One photon can interact with one electron at a time. देखो जैसे जैसे ये आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना, ये सब थ्योरेटिकल हैं, इनमें थ्योरी बहुत है, न्यूमेरिकल्स तो इनके बहुत ही लिमिटेड है। दो फॉर्मूले हैं, दोनों पे न्यूमेरिकल्स खत्म। ठीक है जी। फोटोन transfers its whole energy to electron. Photon transfers, हाँ नहीं दे रहा, here is, हाँ ये भी लिख सकते हैं। Photon transfers its whole energy to the electron. If energy is sufficient, if energy is sufficient, then electron comes out without delay. If energy is sufficient, then electron comes out without delay. आइंस्टीन की बात सही लग रही है? समझ गए बात को? सही कह रहा है। चलो, तो एक चीज़ तो उसने समझा दी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ये एक पॉइंट था जिसमें अपन ने सारी बातें करी। दूसरा पॉइंट, if intensity of source is increased, if intensity of source is increased, then number of photon increases, then number of photon increases, if intensity of source is increased, then number of photon increases. So more number of electrons are emitted. So more number of electrons are emitted. And greater saturation current is obtained. So more number of electrons are emitted and greater saturation current is obtained. ठीक है? फिर ये सब बातें तो मुझे खुद ही बतानी पड़ेंगी, ऐसे कुछ बात लिखा दी जाएगा। हाँ, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये मैं अभी इक्वेशन बताऊंगा, है ना, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मित्र, अभी तक लाइट को वेव मान के तुमने क्या क्या निपटा लिया? इंटरफेरेंस निपटाया, डिफ्रेक्शन निपटाया, पोलराइजेशन निपटाया, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ने ये भी निपटा लिए। इतनी घटना एक्सप्लेन कर दी, लेकिन तुमने वेव नेचर मान के इतने किए, पार्टिकल नेचर मान के तुमने सिर्फ क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अलावा और इफेक्ट भी हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, वो भी लिख लो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज, ये बस एक पॉइंट है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड बाय कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन।
सपोर्टेड बाय कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन नहीं है ना, क्रॉम्पटन तो पंखा आता है। कॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट, डॉक्टर सीवी रमन के नाम पे है। आपने यहाँ पास में सीवी रमन मार के देखा है आपने? फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं, NFS, देखा है ना सीवी रमन मार, कोई उन्हीं के नाम पे। ठीक है जी, तो ये अपन ने सारी बातें कर ली। अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे, जो अब मुझे पढ़ाना है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो देखो भाई क्या कहानी। थ्योरी समाप्त होती। आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी, जिसके बारे में अपन ने कहा कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, वो इक्वेशन आखिर कहे क्या? कि थोड़ा सोचो बुद्धि से। लाइट आई, लाइट की फ्रीक्वेंसी थी न्यू, ठीक है? तो जो भी एक फोटोन आ रहा होगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं कह रहा हूँ इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, मैं तो सिर्फ उसी की बात करूंगा। इसके पास एनर्जी जितनी भी आई, वो एनर्जी कहाँ से आई? इस रेडिएशन से। तो इसने एक फोटोन ने से कितनी एनर्जी दी? एच न्यू। न्यू क्या है? इंसिडेंट की एनर्जी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से बाहर निकलने में कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। इतनी भी एनर्जी एच न्यू यहाँ से आई, इसका कुछ हिस्सा तो इस इलेक्ट्रॉन ने सरफेस से निकलने में इस्तेमाल किया होगा। इसको आपने क्या नाम दिया था? वर्क फंक्शन। लास्ट क्लास याद है? वो मिनिमम एनर्जी नहीं याद है? वो एनर्जी जिसे मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलता है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। लिखाया यार मैंने, ऐसी बातें मत करो। लिखाया है मैंने, लास्ट क्लास देखो, लिखा है ना वर्क फंक्शन। देखा इसने लिखा है, क्या ने? तो जो भी एनर्जी इसके पास आएगी, उसमें से वर्क फंक्शन तो कम हो गई, आया ना? मतलब सिंपल है, इसके पास 100 जूल एनर्जी आई, 20 जूल इसने निकाल दी अपने को बाहर ना लाने में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? 80। बस इतनी सी बात है, ऐसे ही समझ लो। एच न्यू आई, पाई इसने कंज्यूम कर ली, तो कितनी मिली? एच न्यू माइनस पाई। समझ गए? पाई क्या है? वर्क फंक्शन। पाई इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बस इतना सा है, इसको याद रखना है, इतना तो कर ही लोगे। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को अपन क्या बोलते थे? चलो तुम्हारे पुराने पाप याद दिलाते हैं। E इंटू वी स्टॉपिंग, आया ना? तीसरी कहानी, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको तुमने एच न्यू नाम दिया है, इसको एच न्यू के अलावा और क्या बोल सकते हैं? एस सी बाई लैम्डा। ये भी बता चुका है, तो ये दोनों बातें भी याद रखेंगे। अच्छा, अरे सुनो तो सही, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? वो मिनिमम एनर्जी जिसे लेने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, सरफेस पे ही तो आ जाए कम से कम। तो भाई साहब, वर्क फंक्शन में जितनी एनर्जी का फोटोन आएगा, मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए? थ्रेशोल्ड के बराबर। तो दिस शुड बी इक्वल टू E इंटू न्यू थ्रेशोल्ड। नहीं, एच होगा ना न्यू को। समझ गए बात को? बस इतना सा छाप लो। ठीक है, लाइन लिखा दूं? ध्यान रखना है, न्यू थ्रेशोल्ड लिखा है। एक लाइन लिखा रहा हूँ, लिखो जरा।
new threshold is the frequency for that stopping potential is zero. For that stopping potential is zero. For that stopping potential is zero. It means maximum kinetic energy and stopping potential V naught. It means maximum kinetic energy and stopping potential V naught depends on frequency and independent of intensity of source. एक मस्ती देखो, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिख दूंगा, ईवी नॉट. ठीक है, ये तो एच न्यू है ही जो इंसिडेंट है एनर्जी फोटोन की. वर्क फंक्शन तुम्हारे पास कितना हो गया, एच न्यू थ्रेशोल्ड. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वी नॉट जीरो हो जाए, जो कि मैंने अभी लिखाया है, तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड. मतलब जो भी एनर्जी ऊपर से गिर रही है वो किसके बराबर हो गई, थ्रेशोल्ड के. उस केस में सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास एनर्जी खुद ही के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास. इलेक्ट्रॉन तो बस वी नॉट जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो. इलेक्ट्रॉन्स निकल के सरफेस के ऊपर बैठ गए, जा ही नहीं रहे, तो करंट ही फ्लो नहीं हो रही. करंट फ्लो नहीं हो रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया. समझ गए बात को. अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, if nu is less than nu threshold, then no photoelectric effect observed. समझ गए बात को. अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, निकालने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा. जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो दूसरी प्लेट पे पहुंचेगा क्या. लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो वैल्यू तो कुछ ना कुछ आ जाएगी. तो पहले तुम्हें ये चेक करना है कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हैवी कि नहीं. ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें तो कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आएगी. तो वो तुम्हें चेक करना है कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या नहीं है. ओके. और तुम लोग भाई वी और न्यू में कंफ्यूज मत होना. वी और न्यू दोनों अलग अलग बने हुए हैं. न्यू में मैंने दो टांगे ऐसे घुमा रखी हैं और वी में प्रॉपर वी बनी है. ओके दोस्त, ठीक है. क्या नाम है तुम्हारा. अरे मैं भूल जाता हूँ ना, तुम बता दिया करो. तुम्हारे नाम के चर्चे हैं भाई. नहीं किया इसीलिए तो हैं, कर दोगे तो फिर चर्चे नहीं होंगे. साइड प्लीज. तो भैया साइड प्लीज. जनरली क्वेश्चंस में स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली दे रखा होगा, उसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी रही. ओके. अब क्या नहीं समझ में आ रहा है. टोक्यो, मिस टोक्यो. हाँ भी हृदय, किस बात पे खुश है. चलिए क्वेश्चन लिखिए. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी.
ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, बनाओ भैया। बन जाए तो बता देना। हाँ हाँ एकदम सही है, यही ग्राफ है। वेलकम टू दिल्ली। पागल है क्या, मैं सालों से यही हूँ। एयरटेल वालों को बीच में पता चलता रहता है क्या? चले। आज अपन की गाड़ी पंक्चर हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारी तो परमानेंट ही पंक्चर है। पैरेलल बनी कि नहीं बनी? चलो, ग्राफ किसके मध्य था? काइनेटिक एनर्जी की अधिकतम मान, और एक्स अक्ष पे क्या था? आवृत्ति। स्लोप कांस्टेंट आ रहा है सर। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला था एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। ये फाई माना था, फाई नॉट बोला है। ये हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब जो स्लोप है वो तो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है, जो कि है कांस्टेंट। इसका मतलब कोई भी मेटल के लिए अगर तुम देखोगे तो हमेशा लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस। एंड अगर y इंटरसेप्ट की बात करी जाए तो y इंटरसेप्ट मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा। y इंटरसेप्ट है पाई के बराबर। तो इसका मतलब अगर ये मेटल A है, ये मेटल B है, तो इनका जो स्लोप होगा थीटा, ये टेन थीटा दोनों का ही h के बराबर होगा। लेकिन अगर ये बात करोगे तो माइनस फाई वन, और ये हो जाएगा माइनस फाई ए, और ये हो जाएगा माइनस का फाई। समझ गई बात? स्लोप कांस्टेंट है हर एक मेटल के लिए। चलो भाई अगला। अच्छा, ये जहाँ पे ये कट करेंगे, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। ओके बच्चे, इसमें केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी तब भी। दूसरा बनाओ। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, अपन देखते हैं कौन सा ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती थी, क्या होती थी बच्चों? एच न्यू माइनस फाइव इंसिडेंट, हो जाएगा ईवी स्टॉपिंग एच न्यू माइनस फाइव। तो यहाँ से स्टॉपिंग हो जाएगा एच बाई ई
न्यू माइनस 5/e, तो h/e तो स्लोप हो गया, स्लोप हो गया h/e, और y इंटरसेप्ट हो गया 5/e इन नेगेटिव माइनस का। तो सेम ग्राफ ही बनेगा, बस कोई अंतर नहीं आएगा ज़्यादा। इधर हो जाएगा v स्टॉपिंग और इधर आ जाएगा अपने पास क्या, फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास, हाँ ये पॉइंट इस बार देखना, ये वाले पॉइंट क्या होंगे ये बताओ। कछुओं, ये पॉइंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट होगा, वी नॉट कैसे हो जाएगा। या यहाँ पे इस इक्वेशन में वी नॉट की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, तो ई तो तुम्हारा इधर ही रह जाएगा, वी नॉट 0, तो तुम्हारे पास जो न्यू बचेगा वो बचेगा h/5, 5/h। अपन ने पीछे क्या निकाला था, तो न्यू नॉट ही आएगा वैसे तो, क्योंकि वो भी कट के यही बचेगा, तो न्यू नॉट है और न्यू नॉट भी यही बचेगा। और स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप तो बराबर ही रहेगा, स्लोप इज tan थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास h/e, ये कांस्टेंट है, किसी भी मेटल के लिए सेम ही रहने वाली है। फिनिश, अध्याय समाप्त होता है। सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। अब देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा तो नहीं लिखी है वो सब चीज़ें डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें लिखा देता हूँ। अगली लाइन लिखो, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया कि लाइट के दोनों नेचर पॉसिबल हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में लाइट का डिफरेंट तरीके से बिहेव करना, इसका मतलब लाइट के डिफरेंट नेचर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं सिर्फ एक लाइन में लिखा देता हूँ, आप एक लाइन में लिख दीजिए कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन are explained on the basis of wave nature of light, are explained on the basis of wave nature of light, while photoelectric effect, while photoelectric effect Compton effect, pair annihilation, pair production, pair annihilation, pair production, n के बाद i और आएगा, annihilation, ये n i h i l a t i o n, pair annihilation
पेयर प्रोडक्शन आर एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। समझ गए? यही लाइट का डुअल नेचर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे लाइट वेव नेचर भी रिप्रेजेंट कर रही हो और पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट कर रही हो? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में लाइट एक ही नेचर को एग्जिबिट कर सकती है, या तो वो पार्टिकल नेचर होगा या फिर उसका वेव नेचर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ दोनों काम हो रहे हो। ओके, ये ध्यान रखना दिमाग में एक चीज। नेक्स्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आप लोग जानते हैं डी ब्रोगली को? हाँ, डी ब्रोगली, पहले तो मोगली लगता था। अच्छा, स्पेलिंग क्या? LI है ना? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली इमेजिन्ड डी ब्रोगली इमेजिन्ड light possesses both wave and particle nature. Light possesses both wave and particle nature. Similarly, matter must also possesses similarly matter must also possesses both nature. छाप लिया? भाई साहब, इतना करके ना इसने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। इसने बोला कि जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं ये भी तो वेव बन सकते हैं। अगर लाइट दोनों नेचर एग्जिबिट कर रही है तो ऑब्जेक्ट जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये भी तो एक वेव है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है। देखो, तुमने पढ़ रखा था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तुमने रखा था, ये तो हमने पढ़ी है। तो फोटोन के लिए तो मोमेंटम को हम m/v नहीं लिख सकते, लेकिन अपने रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स के लिए तो लिख ही सकते हैं। तो ये बन जाएगा h/mv। फिर हम इसको मोमेंटम को इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज √2me, और E को हम Q इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। ये बन जाता है मेरे पास h/√2m/q इंटू वी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने लिख दी सारी। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो भी ऑब्जेक्ट है उनके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो ये है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो आपको सब कुछ पता है, h/√2me वाले में लगा देते हैं, qv वाले में। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू वी। ये आ गई मीटर में वेवलेंथ। खत्म। अब इसे सॉल्व कौन करेगा? करेंगे आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
की वजह से मैं इसको सॉल्व करके सीधा वैल्यू रख देता हूँ। ये आता है 12.27 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई √v मीटर में। ठीक है, v की वैल्यू रखनी है आपको इसमें वोल्ट में, v इन वोल्ट। अच्छा, इसको एंगस्ट्रॉम में भी रख सकते हैं अपन। अगर एंगस्ट्रॉम में करना है तो अपन सीधा लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम। यही तो आप लोगों ने याद किया होगा। कौन सा याद किया है इनमें से केमिस्ट्री में? नीचे वाला 12.27 डिवाइडेड √, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो 150 वाला याद है क्या? 150 वाला, यहां से अगर लैम्डा निकालते हैं तो जो आता है v इज इक्वल टू 150.6 डिवाइडेड बाई कितना है, 150.6 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, ये आता है। केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है ज़्यादा, फिजिक्स में तो पड़ती नहीं है। वोल्ट में आंसर आ जाएगा हाँ, यहाँ पे आंसर वोल्ट में आएगा, लेकिन जो लैम्डा है लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है। यूनिट का बस ध्यान रखना है किसको कहाँ किस में रखना है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया है, जैसा कि मैं आपका एनसीईआरटी देख पा रहा हूँ, तो आप लोगों को मस्त रहना चाहिए। इस प्रकार ये आपका थ्योरी चैप्टर की समाप्त होती है। वक्त आ गया है अब आपको न्यूमेरिकल्स कराने का। डेविसन जर्मर खत्म हो गया ना, हटा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, भूख लगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अध्याय को समाप्त किया जाए एग्जाम्पल्स के साथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 hertz is produced by laser. The power emitted is this. What is the energy of a photon in the light beam? तो आपको P पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, how much photons per कहाँ गया per second on an average are emitted by the source। भाई ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन हो गया। तुमको फ्रीक्वेंसी पता है तो फोटोन की एनर्जी h न्यू सीधा, तो इसमें तो फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 या 62, कई जगह अलग अलग इस्तेमाल होती है, मतलब 6.6 ही रखनी होती है। 6.63 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी रखी है, तो घटिया हो गया भाई। दूसरा पार्ट क्या है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एवरेजली इस पर आ रहे हैं। भैया इसके लिए तो आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, याद है क्या तुमको? पी लैम्डा बाई एस सी। यार लिखा है तो था यार, तुम लोगों को याद कैसे नहीं है? पी लैम्डा बाई एस सी एन अरे मेरे भोले बच्चों, पी लैम्डा बाई एस सी नहीं दिख रहा? मिल गया ना? देखो स्मॉल एन तुमने यहाँ पे क्या माना है, वो तो तुमने सॉल्व करके निकाला है, पीछे पेज पे देखो। स्मॉल एन तुम्हारा होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वहां से अगर तुम्हारे पास पी पावर के इलेक्ट्रॉन, पी पावर के साथ अगर रेडिएशन आ रहा है, उसने पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, मतलब स्मॉल एन ही पूछा है, तो वो पी लैम्डा बाई एस सी पूछना चाह रहा है तुमसे। अब पी लैम्डा बाई एस सी में कहाँ गया, तो फॉर्मूला तो याद रखो यार, फॉर्मूला के बिना काम थोड़ी चलेगा। स्मॉल एन पूछा है, स्मॉल एन का फॉर्मूला हमने याद किया था पी लैम्डा बाई एस सी, एस सी बाई लैम्डा ई के बराबर था, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी बाई ई। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू पी बाई एस सी बाई लैम्डा, तो इसको एच न्यू भी तो लिख सकते हो।
या ई लिख दो, एक ही बात है। ये आप ऑलरेडी इससे पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हो, एच इंटू न्यू करके, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, भरोसे बैठे हो क्या किसी के? तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। जल्दी कर लो, मैं एग्जाम्पल्स करा के फिर अपन छुट्टी करते हैं। हो गया? देखो भाई, प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, तो मेरे चक्कर में मत पड़ना। 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई की वैल्यू लिखो, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम। अरे बहुत आसान, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हमको पता है कि भाई फाई की वैल्यू होती है एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड। तो न्यू थ्रेशोल्ड कितना हो गया मेरे पास? न्यू थ्रेशोल्ड हो गया मेरे पास फाई अपॉन एच। वैल्यू डालो, ऐसे डिवाइड करो, सीधा आंसर। ठीक है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ई की वैल्यू डाल देते हैं बस। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। डन। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? इसमें देखो, इसने वैल्यू डाल दी ना, इसने ई की वैल्यू डाल दी तो जूल में कन्वर्ट हो गया। नीचे तो 6.6 × 10⁻34 है ही। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या दूसरा पार्ट? द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दे दिया 0.6, और लैम्डा पूछा है इंसिडेंट रेडिएशन का। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गौर से सुनना, जहां पर इंसिडेंट का वेवलेंथ पूछ ले, तो तुमने जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू रेडिएशन की एनर्जी माइनस फाई, यही पढ़ा है ना। यहाँ पे इसको तो ई वी नॉट लिख दोगे, इसको एस सी बाई लेमडा भी तो लिख सकते हैं ना अपन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा माइनस फाई, तो यहाँ से कभी कभी लेमडा पूछ लेता है, तो वो भी अपन को निकालना आना चाहिए। ओके, इसका एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ए वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल दो, काइनेटिक एनर्जी को, तो ये तुम्हारा सीधा 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में डाल दोगे, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली किस में आ जाएगा? ईवी में। वर्क फंक्शन भी ईवी में निकाल लो, सीधा सॉल्व हो जाएगा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। समझे मैं क्या बोला? ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं। क्वेश्चंस आगे जब एक्सरसाइज के करेंगे तो वापस से इनको इस्तेमाल करेंगे, तब आपके और क्लियर होगा। खैर, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो कह रहा है कि फोटो करंट रिड्यूसेस टू जीरो व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स द पोटेंशियल। ये तो पता है मुझे, इसमें क्या नई चीज़ क्या है, पता क्या करना है, सेम ही तो लेमडा ही तो निकाला है सेम फॉर्मूले से, नॉट अ बिग डील। लेकिन इसने मेहनत का काम बहुत किया है। अपन चलो स्मार्ट काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, वर्क फंक्शन फाई इज 2.14। अच्छा लेकिन ये वोल्ट में दिया है, तो इसको अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी देखो 2.14 EV वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज 2.14 EV, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट, यही है ना, 0.6 वोल्ट एंड लैम्डा पूछा गया है। देखिए काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिख देंगे SC बाई लैम्डा माइनस 5। ये हो जाएगा आपके पास E जो 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑलरेडी इन EV माइनस 5। देखो ये हो जाएगा मेरे पास 0.6 EV इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज 2.14 EV, तो 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 6 और एक 7 0.74, राइट, ये आया। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 12400 डिवाइडेड बाई 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैलकुलेटर से। 400 डिवाइडेड बाई 0. क्या आ रहा है 4245 5.54 एंगस्ट्रॉम। इसको चेक कर लेते हैं पीछे, क्योंकि पे कहाँ है बी पार्ट, अप्रोक्सीमेटली वही है, ठीक है ना। इन नैनोमीटर में करेंगे तो 45 लगभग 4200 से 4,500 के आसपास आएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करते हैं ना 12400 में, इसकी वजह से आंसर में इतना अंतर है। 4524 है और इधर 454 है, तो उतना अंतर चलेगा। समझ गए बात को। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये कैलकुलेशन एकदम रामबाड़ है। ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने पास पास नहीं होते। एक 4500 है तो एक हो पता चले कुछ अलग दिखेगा, एक 5000 की रेंज में दिखेगा, एक 6000 की रेंज में दिखेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन आसानी से टिक हो जाते हैं। नैनोमीटर में करना चाहें तो इसको बच्चे लिख सकते हैं 450 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप प्रॉपर वैल्यू रख के करना चाहते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू रख के 4 दिन में आ ही जाएगा आंसर उसमें। तो कैलकुलेशन ही तो है, नीचे फिर 1.6 से डिवाइड करके कर ही लोगे, मतलब इंटेलिजेंट है ना बच्चे तो अपने, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा अंतिम हो गया। अरे कितने पार्ट हैं क्या। What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed 5.4 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसके बिना कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूला लैम्डा का तुम्हें पता है, लैम्डा का फॉर्मूला था h/p, ठीक है। p की जगह क्या रखोगे, मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यू डालो लैम्डा आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊँ अलग से, कैलकुलेशन है आपको खुद करनी है। एंड सेकेंड पार्ट के लिए रुको। ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट अ 30 मिनट, ये भी वही क्वेश्चन है। m इंटू वी, मास पता है, v पता है, h से डिवाइड h बाई एम वी। तो क्वेश्चन का लेवल तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही रद्दी है। क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने आज इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी ये एग्जाम्पल्स निपटा लिए। कल की कक्षा में अपन इसको देखेंगे कि हम इसमें एग्जाम्पल सारे खत्म करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।